हेलो एवरीवन, क्लास 8th के चैप्टर 6 को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे इस सेशन को, तो बता दूं कि क्लास 6th, क्लास 7th एंड नाउ क्लास 8th चैप्टर वाइज पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। एक वीडियो एक चैप्टर, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जिसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में पता है, वेरी गुड, आप रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जिसको नहीं पता है कि अगर कोई क्राइम होता है उसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, किस तरीके से पुलिस एक्ट करती है, किस तरीके से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है, जुडिशरी किस तरीके से चीज़ों को प्ले करती हैं, इन चीज़ों को हम इस चैप्टर के माध्यम से, जो कि एनसीईआरटी का है, उसको हम समझेंगे। ये जो चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 8th की जो एनसीईआरटी है उससे लिया गया है। तो नाउ विल स्टार्ट ऑफ। वी ऑफन गेट कंफ्यूज्ड, किस चीज़ के बारे में? वी गेट कंफ्यूज्ड और थिंक, हम सोचते हैं जैसे कि पुलिस डिसाइड करती है कि कोई पर्सन गिल्टी है कि नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि पुलिस है, पुलिस डिसाइड करेगी कि पर्सन ने ये क्राइम कमिट किया है कि नहीं किया है, वो गिल्टी है कि नहीं है। लेकिन ऐसा सही नहीं है। एक पर्सन इज अरेस्टेड, गिरफ्तार होता है, तो कोर्ट ऑफ लॉ वो डिसाइड करता है कि जो अक्यूज्ड है, जो पर्सन गिल्टी है कि नहीं। तो यहां पे क्या हुआ? इट इज नॉट द पुलिस but the court decides क्या? गिल्ट। वो पर्सन गिल्टी है कि नहीं है, वो आपका कोर्ट डिसाइड करती है, पुलिस नहीं डिसाइड करती है। पुलिस का अपना रोल है इस क्रिमिनल सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। वो सिस्टम किस तरीके से उनका प्ले है उसको भी हम समझेंगे। इसमें अगर आप एज अ स्टोरी भी समझना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ये कंप्लीट लेसन मैं यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहा हूं, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं जो जो रेलेवेंट लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से, उसको हम अंडरलाइन करके समझेंगे। आर्टिकल 22, मैं फिर से रिपीट करूंगा, आर्टिकल्स आपको बैठ के रटने नहीं हैं। आर्टिकल्स स्लोली एंड स्लोली आप यूज़ जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कॉमनली यूज्ड आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो न्यूज़ में हैं आर्टिकल्स, जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यूज़ में हैं, उस तरीके से या उससे रिलेटेड जो हैं चीज़ें, वो आपको डेफिनेटली मार्क करना होगा एज इम्पॉर्टेंट। तो आर्टिकल 22 के बारे में दिया हुआ है, आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है कि हर एक पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। तो इससे आप ये समझेंगे, आर्टिकल 22 ये कह रहा है कि हर एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है क्या? टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। तो अगर किसी पर्सन को ज़रूरत है तो उसका फंडामेंटल राइट है कि वो डिफेंड होगा बाय अ लॉयर, टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। फिर आर्टिकल 39 है। 39 में क्या कहता है कि अगर कोई अनएबल है एंगेज करने में, पॉवर्टी की वजह से या डिसेबिलिटी की वजह से, तो ये गवर्नमेंट, स्टेट की ड्यूटी है क्या? प्रोवाइड कराना लॉयर किसी भी सिटीजन को। तो अगर कोई सिटीजन अपने से लॉयर हायर नहीं कर सकता, अपने से लॉयर अपॉइंट नहीं कर सकता, अपने से लॉयर, उसको फिर वो लॉयर हमारा गवर्नमेंट, हमारी स्टेट वो प्रोवाइड कराएगी। तो वो आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज अनएबल टू एंगेज। अगर कोई अनएबल टू एंगेज है तो स्टेट उस चीज़ को प्रोवाइड कराएगी। तो पहला है फंडामेंटल राइट कि लॉयर होना चाहिए, डिफेंड करने के लिए लॉयर होना चाहिए हर एक पर्सन के लिए।
सेकंड है, अगर वो पॉवर्टी की वजह से या किसी अन्य डिसेबिलिटी की वजह से वो लॉयर को हायर नहीं कर पा रहे हैं, वो लॉयर को अपना केस नहीं दे पा रहे हैं कि ये केस है और आपको केस को लड़ना है, तो स्टेट जो है, गवर्नमेंट है, वो प्रोवाइड कराएगी आर्टिकल 39A। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत कॉमनली यूज़ में आएंगी। जैसे फंडामेंटल राइट्स वाले जितने आर्टिकल्स हैं, वो जो आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। उसको रटने के चक्कर में मत रहिएगा। आप जहाँ 2 4 5 बार 6 बार पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपको जो है समझ में आने लगेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस? अब हमने ऊपर बात किया था पुलिस के बारे में कि पुलिस गिल्टी बताता है कि नहीं, तो पुलिस नहीं बताता है। अब यहाँ पे वो कोर्ट का डिसीजन होता है। अब यहाँ पे पुलिस का क्या रोल है इन्वेस्टिगेशन में, क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में? तो इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन है पुलिस का, क्या? इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेन। अगर कोई कंप्लेन है तो उसको उस कंप्लेन के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेट करना, उस क्राइम के बारे में उस चीज़ों को जानना। इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करना, विटनेस के कलेक्ट करना, डिफरेंट एविडेंस। तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, एविडेंस कलेक्ट करना। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे, इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे पुलिस एक ओपिनियन फॉर्म करेगी। अगर इफ द पुलिस थिंक्स दैट एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज पर्सन, जिस पर्सन को एक्यूज किया जा रहा है, जिस पर्सन पे शक है कि नहीं वही गिल्टी है, उस पर्सन को अगर सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को लगता है कि नहीं ये कहीं ना कहीं इस पर्सन के गिल्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तब फिर वो चार्जशीट फाइल है, चार्जशीट इन द कोर्ट, तब वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करते हैं। तो ये चीज़ें आप अभी जब जैसे जैसे हम लोग लेसन में आगे बढ़ेंगे, ये आपको और पॉइंट क्लियर होते जाएगा कि किसका क्या रोल है और किस रोल से किस तरीके से चीज़ें होती हैं। आर्टिकल 22 को थोड़ा यहाँ समझते हैं। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन। हर एक अरेस्टेड पर्सन को कुछ फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी किए गए हैं वो आर्टिकल 22 में किस तरीके से हैं वो बताते हैं। राइट किस चीज़ का? टू बी इन्फॉर्म्ड। जिस समय अरेस्ट हो रहा है उस पर्सन का, उसको किस कारण से अरेस्ट किया जा रहा है, उस पर्सन को वो राइट है उसका, उसको पता होना चाहिए, उसको उसी समय बता देना चाहिए। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट। 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना। पहला इंफॉर्मेशन कि किस कारण से उसको अरेस्ट किया जा रहा है, दूसरा मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना। राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड। ऐसा नहीं कि गिरफ्तार कर लिया, पकड़ के अंदर ले गए, तोड़ दिए बढ़िया से, टॉर्चर कर दिए, तो ऐसा राइट है कि ऐसा उसके साथ नहीं होगा। कोई इल ट्रीटमेंट, कोई टॉर्चर कस्टडी में नहीं होगा। कन्फेशन, अगर कोई पुलिस कस्टडी में कोई कन्फेशन है तो उसको एविडेंस के तहत नहीं यूज किया जाएगा अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ये चीज़ें देखिए बहुत बेसिक हैं। ये चीज़ें कब क्या काम आ जाएगा कुछ नहीं जानते आप। कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ से ऐसे में यूसेज आ जाएगा। कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो यहाँ से आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी सिलेक्ट आ जाता है इस और उसमें थोड़ा सा बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है कि नहीं समझ में आता है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, अगर इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं तो थिन लाइन जो ब्रैकेट होता है उसको भरने में हेल्प करते हैं। अगर कोई पर्सन, अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज और वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। तो 15 साल के नीचे का जो यहाँ पे है कि 15 साल के नीचे के एज का प्लस वुमेन को, उनको पुलिस स्टेशन क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुला सकते हैं। तो इन्फॉर्म करिए 24 घंटे के अंदर जो मैजिस्ट्रेट को, कोई इल ट्रीटमेंट टॉर्चर नहीं होगा। और पुलिस कस्टडी में अगर कोई एक्यूज कोई कन्फेशन करेगा तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते एज एविडेंस। 15 साल के नीचे का बच्चा हो और वुमेन को पुलिस स्टेशन क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुला सकते हैं। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी करता है टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स।
अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि एफआईआर में क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो वो हम यहाँ पे अब देखते हैं। इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगर आपसे पूछे कि कब शुरू करती है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR. The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police to register an FIR whenever a person gives information about a cognizable offense. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ अगर कोई पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, तो जो पुलिस ऑन ड्यूटी है, जो ऑफिसर है, उसका दायित्व बनता है कि उस चीज़ को रजिस्टर करना। द इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू पुलिस इधर ओरली भी दी जा सकती है और राइटिंग में भी दी जा सकती है। FIR क्या क्या मेंशन करता है? डेट, समय, टाइम, प्लेस जहाँ पे वो ऑफेंस हुआ है, डिटेल्स द बेसिक फैक्ट, कुछ बेसिक फैक्ट जो उस ऑफेंस से रिलेटेड हैं, इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कहाँ पे कैसे क्या, टाइम, समय, कौन कौन था आसपास, कैसी कैसी चीज़ें थी, सारा जो डिस्क्रिप्शन है इवेंट का, किस तरीके से क्या चीज़ देखा गया, कोई उसका विटनेस है कि नहीं है, आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज पर्सन, किसने किया, अगर जानकारी हो तो उसका नाम, एंड विटनेस, किसी ने अगर उस चीज़ को देखा है, समझा है, ऑल्सो उसको मेंशन करते हैं। तो FIR में क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली आपके NCERT में दिया गया है। इन चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? बहुत बार हम ये चीज़ सुनते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है? अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग। अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो वो सिर्फ इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं, वो एक पब्लिक रॉन्ग पूरे सोसाइटी के लिए जो है उसको गलत माना जाता है। व्हाट इज मेंट बाय दिस इज it is considered to be have been committed not only against the affected victim, एक इंडिविजुअल या अफेक्टेड विक्टिम के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी एज अ होल उसको माना जाता है कि क्रिमिनल ऑफेंस जो है यहाँ पे जो हुआ है वो पूरे सोसाइटी के लिए गलत हुआ है। इन अ कोर्ट जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो स्टेट गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को जो है रिप्रेजेंट करता है। द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस, एक बार पुलिस ने कंडक्ट कर दी इन्वेस्टिगेशन, फाइल कर दी चार्जशीट कोर्ट में, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तो आपसे अगर कोई पूछे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम कब शुरू होता है, तो पुलिस कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल कर दी, इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन फिर चार्जशीट फाइल कर दी, तब प्रोसिक्यूटर का काम शुरू। इस प्रोसिक्यूटर का कोई रोल इन्वेस्टिगेशन में नहीं है और प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करता है प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज हिज और हर ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शली होके उसको एक्ट करना है और प्रेजेंट करना है फुल एंड मटीरियल फैक्ट्स, विटनेस, एविडेंस बिफोर द कोर्ट एंड एनेबल कोर्ट को डिसाइड करने में, जो केस में डिसाइड करने के एनेबल में वो हेल्प करता है, इम्पार्शली एक्ट करता है, स्टेट को इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के उससे हमको, पहले हमने पुलिस के बारे में जाना, हमने FIR के बारे में जाना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में जाना, अब हम रोल ऑफ जज को जानेंगे। रोल ऑफ जज का अगर हम बात करेंगे तो जज एक तरीके से, जैसा यहाँ लिखा है कि लाइक एम्पायर है, कंडक्ट करता है ट्रायल इम्पार्शियली। कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इम्पार्शियल तरीके से इन एन ओपन कोर्ट, ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में सारी चीज़ें कर लिया। इन एन ओपन कोर्ट जज हेयर करता है विटनेस को एंड अगर कोई अलग दूसरे जो भी एविडेंस हैं प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन, जो स्टेट को, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस। द जज डिसाइड्स वेदर एक्यूज पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एविडेंस एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ये जज डिसाइड करते हैं एविडेंस के बेसिस पे, लॉ के अकॉर्डेंस में, कि वो पर्सन जो एक्यूज किया गया है वो गिल्टी है कि नहीं है। A fair trial ensures that Article 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है is upheld।
अ ट्रायल वॉज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो रहे और हर एक को न्याय और जो जस्ट सोसाइटी को हम बोलते हैं वो जस्ट सोसाइटी एग्जिस्ट करे। What this means is that they all need to work to ensure that every citizen, ये जितने भी ऊपर लोग हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, ये वर्क करते हैं इंश्योर करने के लिए कि हर एक नागरिक इरिस्पेक्टिव कि किस क्लास से वो बिलोंग करता है, किस कास्ट से वो बिलोंग करता है, किस जेंडर से, किस रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, फेयर ट्रायल मिलना उसका हक है और फेयर ट्रायल उसको दिया जाता है। द रूल ऑफ द लॉ विच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर एक पर्सन कितनी भी डिफरेंसेस हो लेकिन वो पर्सन लॉ के सामने इक्वल है, वुड नॉट मेक सच सेंस इफ एवरी सिटीजन वेर नॉट गारंटीड अ फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली अगर इसमें कोई भेदभाव करने की वो रखता है तो वो चीज़ संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि वो गलत है। हमारा संविधान गारंटी करता है हमारे को फेयर ट्रायल, और हमारा जो ट्रायल है उसमें कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं और क्रिमिनल जस्टिस में कौन कौन से रोल निभाते हैं, चाहे वो पुलिस हो, एफआईआर हो या पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, जज हो, तो किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। बहुत बेसिक लेवल से चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं ब्यूटीफुल तरीके से आपके एनसीईआरटी में। इस चैप्टर में यूपीएससी के रिलेटेड जो भी चीज़ें थी हमने कवर किया। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और अपनी तैयारी में आज ध्यान देंगे तो कल जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो पाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।